मयूंग की फुसफुसाहटें। अध्याय 5। प्यार की जीत या हार। सुबह की हल्की धूप में माधव होटल से निकल पड़ा। उसने वही रास्ता पकड़ा जो सीधा बगानबाड़ी के सामने से गुजरता था और वहां से कुछ दूरी पर जाकर रुक गया। यह जगह कुछ ऐसी थी कि वहां से बगानबाड़ी का मुख्य गेट साफ दिखता था। कोई बाहर निकलता तो वह आसानी से देख सकता था, मगर खुद पेड़ की ओट में छिपा रह सकता था। थोड़ी देर वहां खड़ा रहने के बाद उसकी नजर पड़ी एक चाय की टपरी पर जो अभी अभी खुलने वाली थी। उसका मालिक टपरी के पास आ चुका था और सिगड़ी जलाने की तैयारी कर रहा था। पेड़ के नीचे खड़े अनजान चेहरे को देख वह चौंका और बोला, बाबू, क्या देख रहे हैं? पहले कभी आपको यहां नहीं देखा। माधव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और सहज भाव से जवाब दिया, अरे भाई, मैं तो सुबह सुबह टहलते टहलते यहां तक चला आया। ब्रह्मपुत्र की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। फिर भूख लग गई तो तुम्हारी दुकान नजर आई। सोचा कुछ खा लूं। क्या क्या मिलता है नाश्ते में? टपरी वाले ने मुस्कुराते हुए बताया, बाबू, यहां सिंघारा मिलेगा, डिम पावरोटी और गरम चाय भी। दोपहर में पीठा भी बना देंगे। अभी तो पहले सिंघारा तैयार कर रहा हूं। माधव को सिंघारा का नाम सुनते ही भीतर एक हल्की खुशी हुई, जैसे कोई भूली सी याद लौट आई हो। सच तो यह था कि उसे सिंघारा खाए बहुत दिन हो गए थे। टपरी वाला अपने काम में लग गया और माधव फिर से पेड़ की आड़ से बगानबाड़ी की तरफ निगाहें गड़ाकर खड़ा रहा। सुबह के करीब 8 बज चुके थे। चूल्हे पर चाय खौल रही थी और गरम तेल में सिंघारे सुनहरी होने लगे थे। कुछ देर बाद टपरी वाले ने माधव को आवाज दी, बाबू, सिंघारा तैयार है, लगाऊं? माधव ने अपनी नजरें बगानबाड़ी से हटाए बिना बस हां कहा। टपरी वाला एक प्लेट में सिंगारे रखकर आगे बढ़ा और बोला, बाबू, यहीं बैठकर खा लीजिए। माधव चुप रहा, जैसे उसकी निगाहें बगानबाड़ी से चिपक गई हों। टपरी वाला फिर बोला, बाबू, आप बेफिक्र होकर खाइए, मैं खुद नजर रख लूंगा बगानबाड़ी पर। यह सुनकर माधव हल्की झिझक के साथ मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, मैं कोई नजर नहीं रख रहा, बस देख रहा था कि यहां का माहौल कितना शांत है। सोच रहा था अगर यह मुंबई होती तो अब तक लोग इस रास्ते पर दौड़ते नजर आते। टपरी वाला हल्की मुस्कान के साथ बोला, बाबू, ये मुंबई नहीं है। यहां लोग किसी अनजानी उम्मीद के पीछे यूं ही भागते नहीं रहते। उसकी आवाज में गांव की ठहराव भरी सच्चाई झलक रही थी, जैसे उसने शहरों की भागदौड़ और गांव की शांति का फर्क अच्छी तरह समझ लिया हो। टपरी वाला एक गहरी सांस लेकर बोला, बाबू, मैं भी कुछ साल मुंबई में ही था। डीएन रोड पर वड़ा पाव, समोसा पाव और चाय का ठेला लगाता था। जानिए क्यों गया था मुंबई? हीरो बनने का सपना लेकर। पर वहां की भागती जिंदगी में पेट पालना ही मुश्किल था। सपने तो जेब में फूटी कौड़ी भी ना होने पर और दूर हो जाते हैं। किस्मत से एक गुजराती सेठ मिला, उसी ने मदद की, तब जाकर ठेला लगा पाया। रोज सुबह भाईंदर से डीएन रोड आता था। उधर सुबह दफ्तर जाने वाली भीड़ खूब लगती थी। लोग वड़ा पाव, गरम चाय पीकर दिन शुरू करते थे। धीरे धीरे मैं अपने काम में इतना रम गया कि वो हीरो बनने का सपना कब पीछे छूट गया पता ही नहीं चला। उन्हीं दिनों मेरी दुकान पर रोज एक लड़की आती थी, नाश्ता करती, बातें करती। बस उसी में कुछ अपनापन सा महसूस हुआ। बातें करते करते दोस्ती सी हो गई और फिर कब वो दोस्ती मेरे दिल में प्यार बन गई मुझे खुद भी मालूम नहीं पड़ा। वो पढ़ी लिखी थी, एक बड़े बैंक में नौकरी करती थी। मैं भी बुरा नहीं कमाता था, बल्कि उससे 4 गुना कमाई थी। खुद का फ्लैट, गाड़ी, सब था। पर घर में कोई नहीं था जो पूछे दिन कैसा बीता। एक दिन हिम्मत करके तय किया कि दिल की बात कह दूंगा, पर जिस दिन सोचा उसी दिन वो लड़की आई ही नहीं। फिर कई दिन इंतजार किया पर वो नजर नहीं आई। आखिर एक दिन मैं खुद उसका बकाया बिल लेकर उसके बैंक पहुंचा तो वहां अकाउंटेंट बाबू ने बताया उसकी शादी हो गई और वो बेंगलोर के ब्रांच में ट्रांसफर हो गई है। उस दिन मन ऐसा टूटा कि मैंने ठेला समेट दिया और समुद्र किनारे पूरी रात बैठा रहा। तभी समझ में आया, बाबू, मुंबई में वाकई जिंदगी बहुत तेज दौड़ती है। कई बार यूं भी देखा है, यह जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल,
फूल मुस्कुराकर, कौन सा फूल चुराकर रखूं मैं मन सजाकर। उलझन ये जानूं ना सुलझाऊं कैसे, कुछ समझ ना पाऊं किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। माधव कुछ पल के लिए टपरी वाले की कही बातों में डूब गया। उस साधारण से आदमी ने जैसे एक गहरी सच्चाई उसके सामने खोल दी थी। सपनों का पीछा करने का जुनून बहुत लोगों में होता है, पर वो भूल जाते हैं कि सपनों की नगरी में कदम रखना ही काफी नहीं होता। वहां टिके रहने के लिए कई बार बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कभी अपने प्यार की तो कभी अपनी नींद और चैन की। टपरी वाला उसे गौर से देखते हुए फिर बोला, बाबू सच बताना, आप ढूंढ किसे रहे हैं? उस लड़की को जो हर वक्त किसी न किसी उम्मीद में भटकती रही, या उस लड़की को जो अब एक बच्ची की तरह मासूम सीधी सादी जिंदगी में लौट चुकी है? माधव को यकीन ही नहीं हुआ कि एक मामूली से दिखने वाला टपरी वाला उससे इतना सीधा सवाल पूछ सकता है। वह थोड़ी देर उसकी आंखों में झांकता रह गया। यह आदमी, वो एक चाय बेचने वाला, इतना गहरा सोच कैसे सकता है? माधव ने आश्चर्य में कहा, तुम्हें देखकर लगता नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है। बताओ, नारायण देव और उनकी बेटियों के बारे में कितना जानते हो? टपरी वाला हल्की मुस्कान के साथ बोला, बाबू मुझमें भी आपकी तरह एक आदत है। जब किसी के बारे में जानना चाहता हूं तो आधा अधूरा नहीं, पूरा सच खोजता हूं। आप बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं? माधव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पहले मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जो अब बच्ची बन गई है। फिर बताना, उस लड़की से दोस्ती कैसे कर सकता हूं जो हर वक्त भटकती रहती है। टपरी वाला सोचते हुए बोलना शुरू किया, जो लड़की अब बच्ची बन चुकी है वो कभी एक समझदार डॉक्टर थी। माधव बीच में ही उत्सुक होकर बोल पड़ा, डॉक्टर कविता? हां, ये मैं जानता हूं, लेकिन ये बताओ वह यहां कब आई और बच्ची जैसी कैसे हो गई? मैं इतना जानता हूं कि वो बिलासपुर के अस्पताल में डॉक्टर थी। टपरी वाले की जुबान से जैसे ही कविता का नाम निकला, माधव का चेहरा तमतमा उठा। मैं जानता हूं, उसने झुंझलाहट भरी आवाज में कहा। कविता बिलासपुर में जिससे प्यार करती थी उसका बच्चा उसके पेट में था, लेकिन नारायण देव ने वो बच्चा गिरवा दिया और तभी से कविता की हालत बिगड़ गई, उसका दिमागी संतुलन खो गया। पर क्या और भी कोई सच है जो मुझे नहीं मालूम? टपरी वाला गहरी निगाहों से माधव को देखने लगा। बाबू, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि उसका बच्चा आखिर गिराया कैसे गया था? शायद नहीं, क्योंकि ये बात बहुत ही गिने चुने लोगों को पता है। मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। कविता का बच्चा। टपरी वाला कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, कविता का बच्चा बाबू, वो किसी साधारण वजह से नहीं बल्कि जादू टोने से गिरवाया गया था। अगर आप राजना से मिलना चाहते हैं तो सुबह 9:30 बजे वो अपने नर्सिंग होम जाएगी, वहीं मिल लीजिए। राजना और कविता दोनों ही डॉक्टर हैं, बहनें हैं। माधव ने घड़ी की ओर नजर डाली। बस 5 मिनट बचे थे राजना के निकलने में। उसने जल्दी से पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? टपरी वाला मुस्कुराया, मानो कोई गहरा मजाक समझा रहा हो, और बोला, बाबू, जब सारी राम कथा खत्म हो जाती है तब पूछते हैं कि हनुमान कौन था। माधव को अपनी लापरवाही पर थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, पर नाम तो बताओ। महर्षि वाल्मीकि ने जैसे पूरी दुनिया को समझा दिया था कि हनुमान कौन है और उनकी असली महिमा क्या है, ठीक वैसे ही टपरी वाला भी मुस्कुराते हुए बोला, बाबू, मैं ही हनुमान हूं, गुस्सा मत करना, मेरा नाम हनुमान हजरा है। अब मेरे 18 रुपये दे दो और तैयार रहो, डॉक्टर राजना अभी निकलने ही वाली है। माधव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत 18 रुपये दिए और झुककर कहा, मुझे माफ करना भाई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, और तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने सब बताया। हनुमान हजरा फिर हंसते हुए बोला, बाबू, इसमें शर्म कैसी? गलती करना ही तो इंसान की पहचान है, वरना भगवान और इंसान में फर्क क्या रह जाता। टपरी वाला जाते जाते फिर बोला, बाबू, कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो बेहिचक आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा। वैसे दादा, ये रजना का नर्सिंग होम या अस्पताल कहाँ है? हनुमान दादा ने जवाब दिया, किसी से भी हाथीगांव टेनाली में जाकर पूछ लेना, या फिर कोने में देखना,
KRND मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिख जाएगा, वही है रजना और कविता का अस्पताल। माधव ने मन ही मन सोचा और कहा, K से कविता, R से रजना, N से नारायण और D से देव। अच्छा नाम रखा है। हनुमान दादा बोले, बिल्कुल सही समझे। वैसे असल में तो सिर्फ K और R ही रखना था। नारायण देव का नाम इसलिए जुड़ा कि अस्पताल की जमीन और बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स के अलावा उनका कोई योगदान नहीं है। एक लाल रंग की मारुति 800 कार बगानबाड़ी से निकलकर सीधी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। माधव तो पैदल ही था, इसलिए उसने बस उस कार को जाते हुए देखा और यह जानने की कोशिश की कि अंदर कौन बैठा है, लेकिन कार के काले शीशों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने हनुमान दादा को धन्यवाद कहा और एक ऑटो रिक्शा रोकने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद एक ऑटो रुका और माधव उसमें बैठकर वहां से निकल गया। करीब 11 बजे माधव होटल से निकलकर एक पत्रकार जैसा भेष बनाकर हाथीगांव तेनाली पहुंचा। उसने सामने उस कॉम्प्लेक्स की ओर नजर डाली जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नारायण देव कॉम्प्लेक्स। उसे किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सामने 7 मंजिल की ऊंची इमारत थी और हर मंजिल पर एक ही बोर्ड लगा हुआ था, KRND मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। माधव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचा और वहां रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछा, डॉक्टर रजना आज आई हैं? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सर, आज कविता मैडम है। क्या आपको उनका अपॉइंटमेंट चाहिए? माधव ने अपनी साइड बैग से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और लड़की को देते हुए कहा, ये कार्ड मैडम को दे दीजिएगा, वो मुझे जानती हैं। मैं यहीं उनके बुलाने का इंतजार कर लूंगा। कुछ देर बाद एक मरीज डॉक्टर कविता के केबिन से बाहर निकला। तभी रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने आवाज लगाई, मिस्टर माधव, आप अंदर जा सकते हैं, अब आपका नंबर है। माधव आगे बढ़कर केबिन के भीतर चला गया। अंदर वही चुलबुली लड़की बैठी थी जिससे वह ट्रेन में मिला था। उसने मुस्कुराते हुए माधव से कहा, आइए, सामने वाली कुर्सी पर बैठिए। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा, माधव जी, आपने आखिर ढूंढ ही लिया मेरा ठिकाना। अब बताइए, कैसे आना हुआ? कोई तकलीफ तो नहीं? मैडम, जब ऊपर वाले ने किसी से मिलना लिखा हो तब आदमी भगवान को भी ढूंढ ही लेता है। वैसे तकलीफ मुझे नहीं है, मेरी एक दोस्त को है। दरअसल उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रही है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उसका इलाज संभव है? मेरा मतलब, कोई दिमाग का डॉक्टर या नर्वस ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर कौन सही रहेगा? डॉक्टर कविता ने गंभीरता से कहा, देखिए, किसी मनोचिकित्सक को अगर ये पता चले कि उसे किस वजह से मानसिक सदमा लगा है तो वह जरूर इलाज कर सकता है। वैसे आपकी दोस्त की ये हालत कब से है और ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? माधव ने थोड़ी देर डॉक्टर कविता की ओर गौर से देखा, फिर बोला, अगर ये सारी बातें किसी डॉक्टर को पता चल जाए तो क्या वो उसकी दिमागी हालत ठीक कर सकता है? डॉक्टर कविता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, अगर डॉक्टर को सब बताया जाए तो क्यों नहीं ठीक कर पाएगा? उसे सिर्फ दवाइयां ही देनी है। माधव ने फिर पूछा, क्या कोई भी डॉक्टर ऐसा कर सकता है? कविता बोली, हाँ माधव जी, ये कोई गंभीर शारीरिक रोग नहीं है। ये मानसिक रोग है जो किसी हादसे या आघात की वजह से पैदा हुआ है, बस। माधव अब और भी गहराई से डॉक्टर कविता को देखने लगा। डॉक्टर कविता ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हैं? माधव ने गंभीर आवाज में कहा, तो मैडम, आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाती? आप भी तो डॉक्टर हैं। यह सुनते ही डॉक्टर कविता की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, क्या कहना चाहते हो? मुझे मानसिक रोगी बता रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? माधव ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, कविता मैडम, हां, आप बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार, और वो भी तब से। माधव यहीं तक बोलकर रुक गया। कविता ने चिढ़कर कहा, तब से? तब से क्या? क्या बकवास कर रहे हो सुबह सुबह? शिवजी का प्रसाद ज्यादा चढ़ा लिया है क्या? खुलकर कहो, और मैं कोई बीमार नहीं हूं। माधव ने धीरे से कहा, अगर आप बीमार नहीं हैं तो मतलब आप कविता भी नहीं हैं।
डॉक्टर कविता का गुस्सा चरम पर था। उसने कहा, मैं कविता ही हूं और मैं बीमार नहीं हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त धक्के देकर बाहर निकाल सकती हूं। माधव ने नाटकीय अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैडम कविता, मुझे माफ कीजिए। अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप कविता भी नहीं हैं, आप रजना हैं। और अगर आप ही डॉक्टर कविता हैं तो आप बीमार हैं। ये सुनते ही डॉक्टर कविता शांत हो गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि माधव जो उसके सामने बैठा है सब जानता है। वो जानता है कि उसके भीतर रजना और कविता दोनों हैं और सच्चाई भी जानता है। रजना कुर्सी पर जैसे ढह सी गई और धीमे स्वर में बोली, तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता? माधव ने संयम से जवाब दिया, पहले ये बताओ, क्या तुम सच में चाहती हो कि कविता ठीक हो जाए? रजना ने कहा, हाँ, मैं चाहती हूं कि मेरी बहन फिर से पहले जैसी हंसती खेलती हो जाए। मैंने दवाइयां भी दी हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पापा नहीं चाहते कि कविता को उसके पिछले जीवन की कोई याद दिलाई जाए, इसीलिए वो उसका पूरा इलाज भी नहीं करवा रहे। वो हर पल डर के साए में जी रही है। लेकिन तुम्हें पता है, पापा ने भैरवनाथ नाम के किसी आदमी को यह जिम्मा दिया है कि वो कविता का इलाज करवाए और उसके बीते हुए जीवन को भुलवा भी दे। भैरवनाथ का एक आदमी कल घर आया था और अब वो मायोंग गांव गया है किसी तांत्रिक को लाने। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब कविता फिर से ठीक हो जाएगी और हम दोनों बहनें फिर से खुशियां बांट सकेंगी। माधव ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच में कविता को ठीक करना चाहती हो तो भैरवनाथ और उसके लोगों को भूल जाओ और मेरे साथ कविता को लेकर भाग चलो मायोंग। शायद वहीं उसे एक नई जिंदगी मिल सके। रजना घबरा गई। भाग जाऊं तुम्हारे साथ? पर क्यों? भैरवनाथ का आदमी मायोंग किसी तांत्रिक को लाने गया है और पापा ने कहा है कि भैरवनाथ जो भी काम हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। माधव ने पूछा, क्या तुमने कभी भैरवनाथ या उसके आदमी से खुद मिली हो? रजना ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। माधव आगे बोला, तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो काम कर पाएंगे? सुनो, जो तंत्र मंत्र होता है वो भी एक साधना है और साधक को विशेष जगह पर जहां मंत्रों का प्रभाव हो वहीं उपचार करना पड़ता है। अगर साधक गलत जगह या ऐसी जगह पर जहां भय और अशांति हो वहां साधना करेगा तो मंत्र असर नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, मेरे साथ कविता को लेकर भाग चलो मायोंग, वहीं उसकी नई जिंदगी शुरू हो सकती है। राजना ने रोके हुए गुस्से और हैरानी के बीच पूछा, अब तुम बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें यह कैसे पता कि हम जुड़वां बहनें हैं, और यह भी कि कविता बीमार है और मैं तुम्हारे साथ मायोंग क्यों चलूं? माधव ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा एक सवाल दाग दिया। कविता के साथ क्या हुआ था, सब सच सच बताओ। राजना चिढ़ गई। उसकी आवाज तीखी हो गई। मैं तुमसे सवाल कर रही हूं और तुम उल्टा मुझसे ही पूछने लगे। मुझे मेरे सवालों का जवाब दो मिस्टर माधव। माधव ने अब गंभीरता से जवाब दिया, डॉक्टर कविता बचपन से ही तुम लोगों से दूर रही, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मां, यहां तक कि तुमसे भी। वह अपने मौसा और मौसी के पास पली बढ़ी, ये बात सही है ना? राजना चुप थी, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। माधव ने आगे कहा, जब कविता डॉक्टर बनने ही वाली थी, ठीक उससे पहले वो भिलाई छत्तीसगढ़ में एक लड़के से मिली थी। उसने उस लड़के की जान भी बचाई थी। लेकिन इसके पहले कि वो लड़का अपने दिल की बात कह पाता, कविता डॉक्टर बनकर बिलासपुर चली गई। मगर भगवान ने उस लड़के और कविता की किस्मत में दोबारा मिलना लिखा था। कुछ महीनों बाद वही लड़का कविता से एक अस्पताल में टकरा गया। वहीं से उनका प्यार शुरू हुआ। दोनों साथ घूमने भी गए और उसी दौरान उन्होंने गांधर्व विवाह कर लिया। परिणाम स्वरूप कविता गर्भवती हो गई। पर कविता से एक गलती हो गई, उसने ये बात अपनी मौसी को बता दी। मौसी ने तुम्हारे पिता श्रीमान महान नारायण देव को ये बात बता दी। नारायण देव ने गुस्से में आकर तुम्हारी मां की झूठी बीमारी का बहाना बनाया और कविता को गुवाहाटी बुलवा लिया। कविता इस उम्मीद में चली आई कि मां को ठीक कर वापस बिलासपुर लौट जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि तुम्हारे पिता आज भी झूठी शान के नकाब में जीते हैं। उन्होंने कविता का जबरन गर्भपात करवाया और उस पर
ये झूठ भी थोप दिया कि वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। और तभी से कविता टूट गई, मानसिक रूप से बीमार हो गई। तुमने भी ये सच्चाई छिपाई राजना। तुम डॉक्टर कविता बनकर घूमती रही, पर कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हारी मासूम बहन पर क्या बीती होगी। उस पल जब उसके सपनों को उसके अपने पिता ने रौंद दिया और बहन ने उस पर चुप्पी का पर्दा डाल दिया। राजना, क्या तुम मुझे अब धक्के देकर बाहर निकाल दोगी? तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। इसीलिए कहता हूं, मेरे साथ चलो कविता को लेकर मायोंग। वहां शायद उसे फिर से जिंदगी मिल सके। माधव की आवाज अब कांप रही थी, गुस्से से, दर्द से और आंसुओं से भीगती हुई। राजना ने धीमे से पूछा, पर तुम्हें ये सब पता कैसे चला? माधव ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं जो अपनी ही बहन का साथ न दे सके। मैंने किसी को रातों में तड़पते देखा है। मैंने किसी को उसके पहले प्यार को खो देने की पीड़ा में टूटते देखा है। मैंने वो लम्हे जिए हैं जहां एक जवान लड़का प्यार पर से भरोसा खो बैठा था। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कविता को तुम्हारी मदद के बिना भी लेकर चला जाऊंगा। तुम, तुम्हारे पिताश्री और वो उनका नौकर जो पहले एक खूंखार बदमाश था, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है राजना। या तो अभी फैसला करो, क्या तुम कविता को लेकर मेरे साथ भागोगी या फिर अपनी झूठी पारिवारिक शान के लिए अपनी बहन को जिंदगी भर तड़पते हुए देखोगी? राजना की रूह कांप उठी। उसके सामने पहली बार कोई था जिसने उसे आईना दिखा दिया था, उसकी बहन के टूटे हुए सपनों का, उसके अपने डर का और उसकी चुप्पी का। राजना एकदम चुप थी। न उसने कुछ कहा, न कोई प्रतिक्रिया दी। बस कुछ क्षणों तक वह घबराई हुई सी माधव को देखती रही। उसके चेहरे पर असमंजस और भय की परछाइयां थीं, मानो वह भीतर ही भीतर टूट रही हो, पर शब्द गुम थे। माधव कुछ देर तक उसका उत्तर पाने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसके चेहरे पर खींच और नाराजगी उभर आई। उसने गुस्से में कहा, ठीक है राजना, अब समझ गया हूं कि तुम भी अपने पिताजी की तरह हो चुकी हो। लोग सही कहते हैं, कच्ची मिट्टी को जैसे चाहे आकार दिया जा सकता है, लेकिन एक पकी हुई ईंट को नया रूप नहीं दिया जा सकता, और देने की कोशिश करो तो वो टूट जाती है। तो लो, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी झूठी शान, पर मैं अपना काम हर हाल में पूरा करके रहूंगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। राजना अब भी चुप थी। उसकी आंखें भीगी थीं, पर होंठ अब भी बंद। माधव ने उसकी चुप्पी को धिक्कारते हुए अंतिम वार किया, अब ये एक जंग है, सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच। देखते हैं जीत प्यार की होती है या तुम्हारी झूठी शान की। इतना कहकर बिना पीछे देखे माधव केबिन से बाहर निकल गया। उसके कदम तेज थे और आंखों में आग थी, जैसे वो अब किसी को नहीं, बस सच्चाई को जवाबदेह है। माधव के चले जाने के बाद राजना का मन बहुत बेचैन था। माधव की बातें जैसे उसके दिल में उतर गई थीं। उसके दिमाग में बार बार माधव का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखों में जो सच्चाई और हिम्मत थी, वही उसे परेशान कर रही थी। वो सोचने लगी, मैंने क्यों नहीं कहा कि मैं माधव का साथ दूंगी? मैं अपने पिता का सामना क्यों नहीं कर पाई? उसके भीतर एक उलझन, एक घुटन सी भरने लगी थी। इसी उधेड़बुन में बिना किसी से कुछ बोले वह केबिन से बाहर निकल गई। सीढ़ियां उतरकर वह सीधे कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में पहुंची। जैसे ही अपनी लाल मारुति 800 के पास पहुंची, अचानक एक सफेद रंग की मारुति जिप्सी तेजी से आकर उसके सामने रुकी। उस जिप्सी से एक लंबा, सख्त चेहरा और सिपाही जैसे गठीले शरीर वाला आदमी उतरा। उसने चुपचाप राजना के कंधे पर अपनी उंगली से हल्का दबाव डाला और राजना का शरीर तुरंत ढीला पड़ गया। वह बेहोश हो गई। उस आदमी ने राजना को उठाया और जिप्सी के पीछे डाले गए गद्दों पर लिटा दिया। फिर उसी तेज रफ्तार से जिप्सी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल गई और दूर कहीं बढ़ गई। ठीक उसी समय बगानबाड़ी से दो औरतें बाहर निकलीं। एक थी कविता और दूसरी उसकी देखभाल करने वाली नर्स। दोनों पास ही लगी नाश्ते और चाय की टपरी पर पहुंची और 2 प्लेट सिंगारा, समोसा मंगवाए। वो दोनों सिंगारे का इंतजार कर ही रही थीं कि अचानक एक काली कोंटेसा कार आकर उनके सामने रुक गई। उसमें से एक आदमी उतरा, कद में थोड़ा छोटा लेकिन शरीर से पहलवान जैसा मजबूत। उसने तुरंत कार का पिछला दरवाजा खोला। फिर नर्स ने, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉम्प्लेक्स में राजना को बेहोश किया गया था, कविता के कंधे पर एक झटका दिया
और कविता वहीं बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद नर्स और उस पहलवान जैसे आदमी ने मिलकर कविता को कार की पिछली सीट पर लिटाया और कॉन्टेसा तेज रफ्तार में वहां से गायब हो गई। हनुमान दादा यह सब देखते हुए स्तब्ध रह गए, जैसे उन्हें किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।